बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। नमस्कार साथियों, इससे पहले हमने बात करी थी नागवंश, कारोश वंश और चंद्रवंश कालीन मध्य प्रदेश के बारे में। और उस वीडियो में हमने ये जाना था कि उन वंशों के बाद उदय होता है संपूर्ण भारतवर्ष में भारत के स्वर्णिम युग गुप्त काल का आगमन। तो गुप्त काल के परिणाम स्वरूप या गुप्त काल के समय हमारा मध्य प्रदेश राज्य कैसा रहा है, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और गुप्त काल को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हमको देखने को मिलती हैं मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित, जिनकी हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए, गुप्त काल, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो गुप्त काल था, इस काल के अंतर्गत गुप्त वंश के जितने भी शासक थे, सभी शासक एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली और शासन को संभालने के दृष्टिकोण से योग्य साबित हुए। इन शासकों के शासन काल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि कहीं ना कहीं भारत की स्थिति को बिगाड़े। इस काल के सभी शासक योग्य थे, इसके अलावा शौर्यशाली थे। इसके अलावा जितने भी शासक थे, ये समानता का भाव रखने वाले शासक थे। और इस काल के अंतर्गत हमारी राजनीतिक जगत के क्षेत्र में, सामाजिक जगत के क्षेत्र में, आर्थिक जगत के क्षेत्र में, वैज्ञानिक जगत के क्षेत्र में और जितने भी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में चारों तरफ से उन्नति ही उन्नति हुई। और यही काल है कि यही कारण है आपका कि जो गुप्त काल है, इसको हम भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम भारतीय इतिहास के स्वर्णयुग से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास संबंधी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में जानना। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो गुप्त काल था या जो आपका गुप्त वंश था, इसकी शुरुआत होती है श्रीगुप्त के द्वारा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, जिसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसका शासनकाल 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक रहा है। श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा आता है घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद आता है उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम। ये कुछ ऐसे शासक थे जो कि गुप्त वंश को संभाल तो अच्छे से सके, लेकिन इसके बाद के जो शासक थे उनकी अपेक्षा गुप्त वंश का विकास नहीं कर सके। उतना अच्छे तरीके से विकास नहीं कर सके जितना विकास इसका समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इन शासकों के शासनकाल में हुआ है। तो देखिए, श्रीगुप्त का बेटा था घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा था चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा था, इसका नाम था समुद्रगुप्त। यहीं से शुरुआत होती है भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग की। समुद्रगुप्त के शासन काल में जो गुप्त वंश था, ये जिस प्रकार श्रीगुप्त के शासन काल में गुप्त वंश के अंतर्गत जो साम्राज्य आया करता था, जो क्षेत्र आया करता था, समुद्रगुप्त के शासन काल में वो दुगना चौगुना हो गया। समुद्रगुप्त ने न केवल भारत एवं इसके आसपास के सभी क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया, बल्कि और भी जो विदेश हैं, अफगानिस्तान, चाइना वगैरह और भी जो देश हैं, वहां के लोगों को भी अपना साम्राज्य स्थापित किया। और इस प्रकार इस काल में समुद्रगुप्त के शासन के समय भारतवर्ष का विस्तार बहुत ही ज्यादा हो गया था। इस प्रकार हम यहाँ पर ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था, वो था समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी सम्राट कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की तुलना न केवल भारत के सबसे प्रतापी सम्राटों में की जाती है, बल्कि इसकी तुलना विश्व के सबसे प्रतापी योद्धाओं में भी की जाती है, जैसे कि नेपोलियन के साथ इसकी तुलना कर इसको हम किस नाम से जानते हैं? देखिए, आप सभी को पता होगा
कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है समुद्रगुप्त को? भारत का नेपोलियन। लेकिन आप में से शायद किसी को ही ये वाली बात पता हो कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी किसने थी? किसी विदेशी इतिहासकार ने दी थी या किसी भारतीय इतिहासकार ने दी थी? और अगर वो विदेशी इतिहासकार था या भारतीय इतिहासकार था तो उसका नाम क्या था? तो देखिए, एक विदेशी इतिहासकार था, इसी के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। और इस इतिहासकार का नाम था स्मिथ। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ना केवल आपकी एमपीपीएससी बल्कि यूपीपीएससी परीक्षा के हिसाब से भी, और जितनी भी आपकी इंडियन लेवल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से वो कौन सा विदेशी इतिहासकार था जिसके द्वारा समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गई? उत्तर है इसका स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो गुप्त काल के समय मध्य प्रदेश के संपूर्ण भूभाग पर समुद्रगुप्त का शासन था। ठीक है, गुप्त काल के समय मध्य प्रदेश के संपूर्ण भूभाग पर किस गुप्त वंशीय शासक का राज था? गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त का। तो गुप्त काल के समय मध्य प्रदेश के संपूर्ण भूभाग पर गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त का शासन था। लेकिन अगर हम बात करें कुछ विशेष क्षेत्रों के बारे में तो वो थे हमारे महाकांतार, महाकोशल, महाकोशल और जो बैतूल जिला है, बैतूल से नर्मदा नदी के उत्तर तक का जो भाग था ये पूरा का पूरा भाग समुद्रगुप्त के ही अधीन था। तो देखिए, गुप्त काल के समय मध्य प्रदेश के संपूर्ण भूभाग पर गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त का राज था। लेकिन अगर हम बात करें विशेष क्षेत्रों की तो वो थे आपके महाकांतार, महाकोशल और बैतूल से लेकर नर्मदा नदी तक के उत्तर का जो भाग था यह समुद्रगुप्त का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त जिस समय का था उस समय विदिशा में भी एक राजा का राज था। इस राजा को हराकर समुद्रगुप्त ने विदिशा को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। तो क्या नाम था इस राजा का? चलिए देखते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त के शासन काल में विदिशा पर जिसका राज था उसका नाम था श्रीधर। ठीक है, समुद्रगुप्त के शासन काल में विदिशा का शासक कौन था? श्रीधर। समुद्रगुप्त ने विदिशा के शासक श्रीधर को हराकर विदिशा को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। ठीक है, तो वो कौन सा गुप्त वंशीय शासक था जिसने विदिशा के शासक श्रीधर को हराकर विदिशा को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था? समुद्रगुप्त। आगे हम बात करते हैं। आगे समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के ही दो बेटे होते हैं। एक का नाम था रामगुप्त, दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त। रामगुप्त जो था यह गुप्त साम्राज्य की सत्ता को संभालने के दृष्टिकोण से अयोग्य साबित हुआ और बहुत ही जल्दी ये गुप्त साम्राज्य से बहुत ही जल्दी इसका गुप्त साम्राज्य में पतन हो गया। इसके बाद गुप्त साम्राज्य
की जो सत्ता है वो आती है चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथों में, जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या राजा विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चलिए, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शकों के अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय का राज था। किसका राज था? शकों के अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय का चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में उज्जैन पर राज था। चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ राजा विक्रमादित्य ने शकों के अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय को हराकर उज्जैन को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर इसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस गुप्त वंशीय शासक ने शकों के अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय को पराजित कर उज्जैन को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर उसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ राजा विक्रमादित्य। चलिए आगे बात करते हैं हम, जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसके शासन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में उदयगिरि की गुफाओं का निर्माण होता है। तो उदयगिरि की गुफाओं का निर्माण किस गुप्त वंशीय शासक के शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और उदयगिरि की गुफाएं हैं कहां पर? तो ये हैं आपकी विदिशा के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। जहां पर आपकी उदयगिरि की पहाड़ियां हैं वहीं पर, सॉरी, जहां पर आपकी उदयगिरि की गुफाएं हैं वहीं पर उदयगिरि की पहाड़ियां भी हैं। ठीक है, कहां पर है उदयगिरि की पहाड़ियां? विदिशा के पास एक स्थान है जिसका नाम है भैंसला। ठीक है, तो विदिशा के पास एक स्थान है जिसका नाम है भैंसला और यहां पर स्थित है उदयगिरि की पहाड़ियां। इन उदयगिरि की पहाड़ियों से हमको गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदयगिरि की पहाड़ियों से किस गुप्त वंशीय शासक के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो किस गुप्त वंशीय शासक के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं?
चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उदयगिरी की पहाड़ियां विदिशा के पास भैसला नामक स्थान पर स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसके दरबार में अकबर के दरबार की भांति नवरत्न थे। आपके एग्जाम में चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के बारे में पूछा जा सकता है, आपकी प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है और आपकी मुख्य परीक्षा में तो स्पेशल तौर पर पूछा ही जा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय मध्य प्रदेश से संबंधित है, एक प्रतापी और शौर्यशाली सम्राट है, तो इनके नवरत्नों से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। तो चलिए इनके नवरत्नों को हम देखते हैं। देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनके नवरत्नों को हम एक ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है। ट्रिक है हमारी अमर काला धन घटे बेशक बार बार छापा मारो। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न को याद करने की जो ट्रिक है वो है अमर काला धन घटे बेशक बार बार छापा मारो। तो देखिए अमर से निकला हमारा अमर सिंह, काले से निकले कालिदास, फिर देखिए धन से निकले हमारे कौन, धवंतरी या धनवंतरी। ठीक है, घटे से घट कर पर बेशक के बे से बेताल भट्ट, शक से निकले हमारे कौन, शंकु सामणी, बार बार से निकले हमारे पहले वाले बार से बराहा मेहर, दूसरे बार से निकले बररुचि और छापा से निकले हमारे कौन, छपड़ा। गिन लीजिए नो होगा क्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होगा नवरत्न। एक बार दोबारा से देख लीजिए। देखिए ट्रिक है आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों को याद करने की ट्रिक है। क्या है? अमर काला धन घटे बेशक बार बार छापा मारो। अमर से निकले अमर सिंह, काला से निकले कालिदास, धन से निकले आपके धवंतरी, घटे से निकले आपके घटकर पर, बे से निकले आपके बेताल भट्ट, शक से निकले शंकु शामड़ी, बार बार से निकले आपके बरामिर और बररुचि और छापा से निकले आपके छपड़ा। तो उम्मीद है आपको यह ट्रिक अच्छी से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए जो आपका सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप में हमको एक गुप्तकालीन अभिलेख मिला है। ठीक है, क्या मिला है? एक गुप्तकालीन अभिलेख मिला है।
ये जो गुप्तकालीन अभिलेख है ये संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय के कर्मचारी आम्रक देव से। तो सांची के स्तूप में हमको एक गुप्तकालीन अभिलेख मिला है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कर्मचारी आम्रक देव से संबंधित है। और इस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के कर्मचारी आम्रक देव द्वारा जो सांची का स्तूप है इस सांची के स्तूप के महाविहार जिसको हम काकनाद बोट के नाम से जानते हैं, इसे आर्य संघ को दान करने का उल्लेख है। ठीक है, तो सांची के स्तूप में हमको एक गुप्तकालीन अभिलेख मिला है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कर्मचारी आम्रक देव से संबंधित है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के कर्मचारी आम्रक देव के द्वारा सांची के स्तूप के महाविहार को, जिसको हम काकनाद बोट के नाम से जानते हैं, इसे आर्य संघ को दान करने का उल्लेख मिलता है। ये तो हो जाती है हमारी गुप्त वंश से संबंधित जितने भी शासकों ने मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो क्रियाएं की उनसे संबंधित बातें। अब गुप्त काल के अंतर्गत कई सारे गुप्तकालीन अभिलेख हैं जिनमें से कुछ गुप्तकालीन अभिलेख मध्य प्रदेश में भी पाए गए हैं, तो उन अभिलेखों से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए उन अभिलेखों के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो गुप्तकालीन अभिलेख पाए गए हैं उनमें से पहला अभिलेख है आपका ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में जो गुप्तकालीन अभिलेख पाए गए हैं उन अभिलेखों में से पहला जो अभिलेख है आपका वो है एरण। ठीक है, एरण जो कि एक ताम्रपाषाण कालिक बस्ती के तौर पर भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में स्थित है। ठीक है, तो एरण जो कि एक ताम्रपाषाण कालिक बस्ती के तौर पर जाना जाता है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है और यहां पर हमको एक गुप्तकालीन अभिलेख देखने को मिला है। ठीक है, ये गुप्तकालीन अभिलेख किस गुप्त वंशीय शासक से संबंधित है? तो इस गुप्तकालीन अभिलेख का संबंध गुप्त वंशीय शासक भानुगुप्त से है और इस अभिलेख में भानुगुप्त का एक अमात्य था जिसका नाम था गोपीराज। ठीक है, ऐसा माना जाता है, इस अभिलेख में लिखा है कि भानुगुप्त और उसका अमात्य गोपीराज एक युद्ध लड़ने के लिए गए थे जहां पर उसके अमात्य गोपीराज को वीरगति प्राप्त होती है। जब गोपीराज की पत्नी को इस बात की सूचना मिलती है कि गोपीराज की हत्या हो गई है या गोपीराज वीरगति को प्राप्त हो गया है तो उसकी पत्नी सती हो जाती है। ऐसा वर्णन हमको इस अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एरण नामक गुप्तकालीन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सागर में। एरण नामक अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। गुप्तकालीन किस शासक से संबंधित है? भानुगुप्त से। एरण नामक गुप्तकालीन अभिलेख में गुप्त वंशीय शासक भानुगुप्त के किस अमात्य की पत्नी के सती होने के साक्ष्य पाए गए हैं? तो भानुगुप्त की जो अमात्य था गोपीराज, इसकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य पाए गए हैं। और
क्या होने के साथ छिपाया गया है, ये भी पूछ लिया जाता है, कुछ भी पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, ये तो हुआ आपका गुप्तकालीन अभिलेखों में से पहला अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश राज्य में मिला है, एरण। एरण के बाद आता है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख कहां है, मंदसौर में ही होगा। अब देखिए जो मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख से हमको दो बातें देखने को मिलती हैं। पहली कौन सी मिलती है, इस अभिलेख में मंदसौर का प्राचीन नाम क्या वर्णित है। तो देखिए जो इस अभिलेख में मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर बतलाया गया है। ठीक है, इस अभिलेख में मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर बतलाया गया है। वहीं इस अभिलेख के माध्यम से हमको एक गुप्त वंशीय शासक के शासन की जानकारी प्राप्त होती है और उस गुप्त वंशीय शासक का नाम है कुमारगुप्त। ठीक है, क्या नाम है, कुमारगुप्त। तो मंदसौर अभिलेख में मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर बताया गया है और इस अभिलेख से हमको गुप्त वंशीय शासक कुमारगुप्त के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। इतना आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक स्थान है जिसका नाम है सूपिया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक स्थान है जिसका नाम है सूपिया। यहां पर हमको एक गुप्तकालीन अभिलेख देखने को मिला है। इस अभिलेख से हमको कई सारी बातें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पहली जो बात है वो ये है कि इस अभिलेख से हमको गुप्त वंशीय शासक स्कंदगुप्त के शासन का विंध्य प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस अभिलेख के माध्यम से हमको गुप्त वंशीय शासक स्कंदगुप्त के शासन के विंध्य प्रदेश पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, ये हुई आपकी पहली महत्वपूर्ण बात। जो आपकी दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो सूपिया का लेख है, देखिए जो सूपिया का लेख है इसके माध्यम से हमको गुप्तों की वंशानुगत जानकारी प्राप्त होती है और इस वंशानुगत जानकारी का प्रारंभ होता है घटोत्कच से। तो सूपिया के लेख के संबंधित दो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए गुप्तकालीन अभिलेख सूपिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, रीवा में। यहां से हमको किस गुप्त वंशीय शासक के विंध्य प्रदेश पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी मिलती है। तो स्कंदगुप्त के शासन का विंध्य प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जानकारी मिलती है। देन घटोत्कच से लेकर जितने भी गुप्त वंशीय शासक हैं उनकी वंशानुगत जानकारी प्राप्त होती है सूपिया के लेख से। फिर एक अभिलेख है आपका उदयगिरी। जो आपका उदयगिरी अभिलेख है इसमें शंकर नामक एक व्यक्ति के द्वारा भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस गुप्तकालीन अभिलेख में शंकर नामक एक व्यक्ति के द्वारा भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन है। उदयगिरि अभिलेख। फिर एक अभिलेख आता है आपका टूमैन। जो आपका टूमैन अभिलेख है ये गुप्त वंशीय शासक घटोत्कच से संबंधित है। ठीक है, किस शासक से संबंधित है? ये घटोत्कच से संबंधित है। और इसका जो साक्ष्य है, जो आपका टूमैन अभिलेख है, ये मध्य प्रदेश राज्य के गुना शहर में पाया गया है। किसमें पाया गया है? मध्य प्रदेश के गुना शहर में पाया गया है। तो टूमैन अभिलेख जो कि गुप्त वंशीय शासक घटोत्कच से संबंधित है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त का बेटा घटोत्कच, इससे संबंधित है आपका टूमैन अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश के गुना जिले में पाया गया है। आइए अब हम बात करते हैं गुप्त काल से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के अंतर्गत जो और अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में। जैसे कि जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था गरुड़। इस बात के साक्ष्य हमको मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरण नामक से प्राप्त सिक्कों में मिले हैं। ठीक है, और जो समुद्रगुप्त का साम्राज्य था, कहां पर था समुद्रगुप्त का साम्राज्य? स्पेशली महाकांतार, महाकौशल, बैतूल से लेकर नर्मदा नदी के उत्तर तक का भाग जो था वो समुद्रगुप्त का था। वहां पर भी हमको कुछ गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं, जिसके आधार पर हमने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पर एक समय गुप्त काल का शासन रहा होगा। तो वहां पर जो सिक्के मिले हैं, अधिकांश सिक्कों पर गरुड़ के छाप देखी गई है, और यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं यहाँ पर भी गरुड़ की छाप देखी गई है। तो इस आधार पर हमने अनुमान लगाया है कि गुप्त वंश का जो राजकीय चिन्ह था वो था गरुड़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक स्थान है आपका मध्य प्रदेश के कटनी जिले में, एक गांव है जिसका नाम है तिगवा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक गांव है जिसका नाम है तिगवा, और तिगवा में हमको कुल 36 हिंदू मंदिरों के भग्नावशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, भग्नावशेष का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के टूटने फूटने या फिर समय के साथ हुए बदलाव के परिणाम स्वरूप जो उसका शेष बचता है उसको हम भग्नावशेष कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले के तिगवा नामक गांव पर हमको 36 हिंदू मंदिरों के भग्नावशेष मिले हैं देखने को, और ये सभी के सभी मंदिर जो हैं ये गुप्तकालीन हैं। तो याद आपको बस यही रखना है कि जो तिगवा के, ठीक है, जो तिगवा के विष्णु मंदिर हैं या जो तिगवा के हिंदू मंदिर हैं, इनका निर्माण किस काल में हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। उदयगिरि की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। चलिए, ये हो जाता है आपका गुप्त काल पूरी तरीके से कंप्लीट। उम्मीद करता हूं मैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार इसको दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। अगर आप अपने साथ और लोगों को भी आगे लेकर बढ़ेंगे तो आपका अच्छे से विकास होगा, बजाय खुद को स्वयं आगे बढ़ाने से। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अन्यथा आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। और चलिए, तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे जो और वंश हैं आपके, उनसे संबंधित मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास संबंधी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इजाज़त दीजिएगा, टाटा।